नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जीएस दृष्टि साइंस 2024 के भाग 8 के सेशन को कवर करेंगे। यह सेशन मूलतः मैंने 70वीं बीपीएससी के लिए आपका रिवीजन सेशन के लिए यहाँ पर मैंने इसे बनाया था। यद्यपि ये सभी के सभी सेशन जो हैं, चाहे पार्ट 8 का सेशन हो या इससे पूर्व जो हम लोग 7 सेशन को कवर कर चुके हैं, वो सभी के सभी सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मानव को होने वाले विभिन्न रोगों के ऊपर चर्चा करेंगे, चाहे आपके विषाणु जनित हो, कवक जनित हो, जीवाणु जनित हो, या आप प्रोटोजोआ के द्वारा जनित बीमारियां हो या आनुवांशिक बीमारियां हो। मानव को जितने ही प्रकार के रोग होते हैं इस एक सेशन के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न केवल 70वीं बीपीएससी के लिए अपितु यह सेशन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूर्व की तरफ यह सेशन भी हमारा घटना चक्र के जीएस दृष्टि 2024 चित्रात्मक प्रस्तुति पर आधारित है, यह ध्यान रखिएगा। और इसी को हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो आज बायोलॉजी का ये लास्ट सेशन है। रोग के पश्चात हम लोग केमिस्ट्री के सेक्शन को देखने वाले हैं। केमिस्ट्री को हम लोग 2 पोर्शन में कंप्लीट करेंगे और फिर फिजिक्स को हम लोग समाप्त करके साइंस यहाँ पर समाप्त कर देंगे नेक्स्ट वीक में। तो हम लोग अपने इस सेशन को आज समाप्त करते हैं पहले, और उसके लिए हमें इसे प्रारंभ करना होगा। तो सबसे पहले प्रमुख रोगों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग विषाणु जनित रोग को देखेंगे, जो कि वायरस से होने वाले प्रमुख रोग हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले विषाणु विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई कैसे। तो विषाणु शब्द ये जो अगर हम लोग देखें वायरस है, तो वायरस इंग्लिश में कहा जाता है, यह एक लैटिन शब्द है वायरस, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यदि हम लोग वायरस के संगठन या इसके कंपोनेंट या एलिमेंट्स की बात करेंगे, केमिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, तो यह प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल का खंड है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल का खंड वायरस कहलाता है। और यह केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी इसे माना जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी भी इसे माना जाता है वायरस को। और जब हमारे शरीर में यह वायरस आता है तो यह सजीव की भांति व्यवहार करता है। ऐसे ही ये मस्त पड़ा हुआ रहता है, कहीं भी एक निर्जीव के समान। अध्ययन की शाखा को यदि हम लोग देखें, विषाणुओं का जो अध्ययन किया जाता है, यह अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसे विषाणु विज्ञान भी हम लोग कहते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब प्रमुख रोगों की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चेचक को देखेंगे। और चेचक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1977 ईस्वी में भारत चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चेचक के संचार का माध्यम क्या होता है, तो रोगी की त्वचा, थूक, वायु और रोगी के वस्त्र आदि से चेचक रोग का संक्रमण फैलता है। और चेचक के लिए जो महत्वपूर्ण विषाणु है, किसके जो विषाणु होगा जो इसके लिए उत्तरदायी है, वह है आपका वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से हम लोग को चेचक होता है। यह ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का एक सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। वेरियोला वायरस से चेचक होता है। और हमारे शरीर पर या त्वचा पर देखेंगे तो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इसके दाग भी काफी समय तक नहीं जाते हैं चेचक के। इसके पश्चात है कंठमाला रोग, जिसे हम लोग मम्स रोग के नाम से जानते हैं। कंठमाला या मम्स रोग की अगर बात करेंगे तो मम्स वायरस इस रोग के लिए उत्तरदायी वायरस है। आपका पूरा नाम हो जाएगा मम्स ऑर्थोरुबुला वायरस। मम्स ऑर्थोरुबुला वायरस जो है आपका कंठमाला रोग या मम्स रोगों के लिए उत्तरदायी है। प्रभावित अंग किसे करता है ये, तो पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करता है मम्स रोग। और इसे हम लोग गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। मम्स रोग को ही गलसुआ रोग कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विभिन्न रोग देकर के आपसे पूछा जाता है कि ये वायरस, बैक्टीरिया या फिर कवक या प्रोटोजुआ से होने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से भी आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। इसीलिए हम लोग पहले वायरस को देखेंगे, फिर जीवाणु को, फिर कवक को, फिर प्रोटोजुआ जनित और अंत में आनुवांशिक बीमारियों को देख करके इसे समाप्त कर देंगे। अब पोलियो की बात करेंगे तो ध्यान रखना है हमें, पोलियो का जो प्रभाव होता है वो तंत्रिका ऊतकों के नष्ट होने के कारण होता है। और इसके परिणाम स्वरूप पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद हो जाता है। और पक्षाघात यदि हम लोग बात करें तो पक्षाघात भी एक प्रकार का, या पैरालिसिस भी एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हमारा शरीर है वह संवेदनाओं को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाता है। और अगर पोलियो की बात करेंगे
तो पोलियोमाइलिटिस विषाणु के कारण आपका पोलियो रोग होता है। संचार कैसे होगा, तो दूषित भोजन और जल से पोलियो विषाणु का संक्रमण फैलता है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 ईस्वी से की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, और बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स इसके अंतर्गत दिया जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारत में बाइवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है बच्चों को पोलियो रोग के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। वहीं WHO की बात करेंगे तो WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरस संक्रमण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया है, यानी कि सक्रिय पोलियो वायरस का संक्रमण या संचरण भारत में नहीं होता है। वहीं हम लोग बात करेंगे 27 मार्च 2014 की, तो क्षेत्रीय प्रमाणन आयोग के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा 2014 ईस्वी को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। ये स्टैटिक प्रश्न बन जाएगा आप लोगों के लिए। टीकाकरण की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार का टीका होता है। आपका जोनास साल्क के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता था, इसकी खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई है और यह पहला टीका था पोलियो का। वहीं अल्बर्ट साविन ने पहली ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। ओरल ध्यान रखिएगा, साविन साहब ओरल थे और साल्क साहब जो थे इन्होंने टीका जिसे कि इंजेक्शन के माध्यम से बच्चों को दिया जाता था, आपका साल्क साहब जोनास साल्क के द्वारा खोजा गया था। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। तो हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है, तो हेपा डीएनए वायरस परिवार का यह सदस्य है, जिसके परिणाम स्वरूप हेपा डीएनए वायरस परिवार के सदस्य से आपका हेपेटाइटिस बी होता है। और हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला अंग आपका लीवर होगा। इसके कारण हमारे लीवर में सूजन और जलन उत्पन्न होने लगता है। संचार माध्यमों की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है ये संक्रामक शारीरिक द्रव या इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से फैलता है। अगला विषाणु जनित बीमारी है डेंगू, और डेंगू को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। हड्डी तोड़ ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। इसका कारण कौन सा है, तो डेंगू वायरस के कारण ही आपका डेंगू रोग फैलता है और फ्लेविविरिडी फैमिली का ये वायरस है। रोग वाहक कौन होता है, तो एडिस इजिप्टी मच्छर, इसके अतिरिक्त एडिस कुल का ही एल्बोपिक्टस, क्यूलेक्स फैटिगेंस नामक मच्छर, ये 3 मच्छरों के नाम याद रखेगा। एडिस कुल के 2 मच्छर इजिप्टी और एल्बोपिक्टस तथा क्यूलेक्स प्रजाति के फैटिगेंस मच्छर जो है यह डेंगू रोग के वाहक होते हैं। ये तीनों मच्छरों के नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है। लक्षणों की बात करेंगे तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का तेजी से गिरना, काफी तेज गति से रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। तीव्र शरीर दर्द के साथ तेज बुखार होता है, काफी तेज बुखार होता है। और एक बार मैं डेंगू से भी पीड़ित हुआ हूं, इसे अनुभव मैंने किया हुआ है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तेज बुखार होगा, शरीर में तीव्र दर्द होगा और प्लेटलेट्स की जो संख्या होगी शरीर में वो काफी ज्यादा गिर जाती है। रेबीज रोग की बात करेंगे तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, और रेबीज रोग जब आपको होगा तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। और रेबीज रोग का कारण क्या है, तो रेबीज वायरस कुत्ते के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसे हम लोग जलांतक या हाइड्रोफोबिया रोग के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है कि यदि किसी को कुत्ते के काटने के परिणाम स्वरूप रेबीज रोग हो जाता है तो जल से उस व्यक्ति को भय लगता है, जल से वह डर हो जाता है, और जल से डरने को हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। संचार माध्यमों की बात करेंगे रेबीज की, तो ध्यान रखिएगा मूल रूप से हम लोग कुत्ता के काटने से यह रोग फैलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अगर जानवर काटता है, जैसे आपका बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी या रैकून, इन जंतुओं के काटने से भी या इन जंतुओं के माध्यम से भी रेबीज रोग जो है वह संचारित होता है। इसके वैक्सीन की खोजकर्ता का नाम था लुई पाश्चर ने 1885 ईस्वी में रेबीज रोग के लिए एक वैक्सीन की खोज की थी। और प्रथम वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन थे, तो जोसेफ मिस्टर को रेबीज रोग का पहला टीका दिया गया था। और इसके प्रमुख लक्षणों की बात करेंगे तो रेबीज रोग होने पर व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, उसे तेज बुखार हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका पीत ज्वर, या इसे हम लोग येलो फीवर भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है, तो येलो फीवर वायरस। और इसके रोग का वाहक कौन है, तो एडिस मच्छर या एडिस एजिप्टी मच्छर जो है येलो फीवर का कारक है। अब यहाँ पर एडिस मच्छर की बात करेंगे तो एडिस मच्छर के काटने से हमें बहुत सारे रोग होते हैं, जिसमें पहला है हमारा पीत ज्वर, डेंगू ज्वर हम लोग देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा चिकुनगुनिया, चिकनगुनिया आपका जीका ज्वर और माइरो ज्वर, जीका, चिकुनगुनिया, माइरो, डेंगू और पीत, ये सभी का नाम याद रखिएगा। इन पांचों बीमारियों का जो वाहक है यही एडिस मच्छर है। बड़ा बदमाश टाइप का ये मच्छर है। इसके लिए पहचान ध्यान में रखिएगा कि इसके जो पैर होते हैं, पैरों पर सफेद धारियां होती है, ये सफेद धारियां होती है इसके पैरों पर, और एडिस एजिप्टी मच्छर की यही पहचान मानी जाती है। अगर हम लोग बात करें एडिस मच्छर के अन्य नाम की, तो इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और इसके पैरों पर सफेद धारियां होती हैं। अब बात करेंगे जापानी इंसेफेलाइटिस की। जापानी इंसेफेलाइटिस से जो प्रभावित अंग है यह है मस्तिष्क। मस्तिष्क प्रभावित होता है और बिहार में बच्चे जो होते हैं वह भी जापानी इंसेफेलाइटिस से काफी प्रभावित होते हैं, मुजफ्फरपुर वगैरह एरिया में। और इसका कारण कौन है, तो फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु, फ्लेविविराइडी कुल के विषाणु के कारण जापानी इंसेफेलाइटिस फैलती है। और इसके रोग का वाहक है आपका क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ही आपका जापानी इंसेफेलाइटिस का रोग फैलता है। संक्रमित कौन होते हैं, तो मानव और जंतु दोनों इस रोग से संक्रमित होते हैं। और मुख्य रूप की अगर हम लोग बात करेंगे तो जानवरों में सूअर और जंगली पक्षी इससे संक्रमित होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करेंगे तो यह बच्चों के लिए एक एंडेमिक है। ध्यान रखिएगा, महामारी का दर्जा इसे दिया गया है, एंडेमिक का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे प्रश्न भी पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में होने वाला जापानी एंसेफेलाइटिस क्या है, एंडेमिक है, पैंडेमिक है, क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये एंडेमिक है। रोकथाम की बात करेंगे तो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, संक्रमित होते हैं और मानवों को भी संक्रमण की चपेट में ले लेते हैं। अब आते हैं एड्स। एड्स भी वायरस से होने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसके संचार के माध्यमों को समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एड्स एक यौन रोग है। एड्स एक यौन रोग है और मूल रूप से असुरक्षित लैंगिक संभोग, दूषित रक्ताधान, संक्रमित माता से अपरा या प्लेसेंटा द्वारा उसके गर्भस्थ शिशु को भी संक्रमित करता है। ये ध्यान रखिएगा, लैंगिक संभोग हो गया आपका, दूषित रक्ताधान हो गया और संक्रमित माता से प्लेसेंटा द्वारा उसके शिशु को। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे कारक हैं जिसके माध्यम से भी ये रोग फैलते हैं। और इसका कारण क्या है एड्स का, तो एड्स का कारण है आपका HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस को हम लोग एड्स के संचारण का मुख्य कारण मानते हैं। HIV के दो रूप होते हैं, HIV-1 और HIV-2। और भारत की बात करेंगे तो भारत में HIV-1 का C टाइप काफी ज्यादा प्रभावी देखा जाता है। भारत में मूलतः HIV-1 के टाइप C का प्रभाव देखा जाता है। इससे प्रभावित होने वाले अंग कौन है, तो मनुष्य की जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मूलतः यह प्रभावित करता है। प्रभाव क्या होगा, तो टी लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कणिकाओं का नष्ट हो जाना, जो कि टी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि बाह्य आक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, वह नष्ट हो जाती हैं, जिससे मनुष्य की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह कमजोर या नष्ट प्राय हो जाती है। और विभिन्न प्रकार के जो भी वायरस, जीवाणु हो या जो भी बैक्टीरिया वगैरह, सारा कुछ हमारे शरीर के ऊपर में आक्रमण करने लगता है। और जब ये टी लिम्फोसाइट्स WBC नष्ट होते हैं तो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से रोगी ग्रसित हो जाता है और अंततः वह काल के गाल में समा जाता है। विश्व में एड्स की जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं। और चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो जो थे, इनके द्वारा ही HTLV-3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस नामक एड्स कारक की खोज की थी। ध्यान रखिएगा नाम, चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो ने HTLV-3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की खोज की थी, जिसे इन्होंने एड्स का कारक बताया था।
पहचान के लिए अगर एड्स की हमें जांच करनी है कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है, उसके लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी इसके लिए करवाया जाता है एड्स की पहचान के लिए। और किससे संचरण नहीं होता है एड्स से, तो ध्यान रखिएगा, सूखे चुंबन से, हाथ मिलाने या साथ रहने से, खांसी और छींक से, या मच्छरों और खटमल के काटने से एड्स नहीं फैलता है। ये भ्रांतियां हैं और इस भ्रांतियों को हम लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। कोई व्यक्ति एड्स रोग से पीड़ित है तो उससे यदि हम लोग हाथ मिलाते हैं तो हमें भी एड्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं निपाह वायरस रोग से, और ये ध्यान रखिएगा केरल में निपाह वायरस रोग काफी प्रभावी है। वहां पर हमेशा केरल में हम देखते हैं, न्यूज वगैरह में पढ़िएगा तो निपाह वायरस के रोगी वहां पे प्राप्त होते हैं। ये प्रथम बार पहचानी गई कहां पर, तो मलेशिया का एक गांव है सुंगाई निपाह। सुंगाई निपाह में निपाह वायरस की सर्वप्रथम पहचान की गई थी। इसका कारण क्या है, तो निपाह विषाणु, निपाह हेनिपा वायरस जो है, निपाह वायरस रोग का एक प्रमुख कारक है। यह एक जूनोटिक रोग है, यानी जंतुओं के माध्यम से फैलने वाला रोग है, और चमगादड़ इसका वाहक होता है। फ्लाइंग फॉक्सेस या फल चमगादड़, फ्रूट बैट के द्वारा यह रोग प्रसारित होता है। और मृत्यु दर की बात करेंगे तो रोग 55 से 75% जो रोगी होते हैं निपाह वायरस के कारण काल कवलित हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरोना वायरस, काफी फेवरेट है, कोविड-19 के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो आपका जुकाम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और यह जो बीमारी है आपका 2020 में ये फैली थी। 2 साल का हम लोग लॉकडाउन इसके कारण झेल चुके हैं। बहुत सारे लोगों का 2 साल का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई आज तक करनी बहुत ज्यादा मुश्किल है। कारण क्या है इसका, तो कोरोना वायरस का एक प्रमुख कारण है। इसे हम लोग एनसीओवी या वायरस 19 के रूप में भी जानते हैं। वह कौन है, तो वायरस। और कोविड-19 क्या थी, तो वैश्विक महामारी थी, संपूर्ण विश्व इससे पीड़ित था। और आज भी कई देश हैं जहां पर कोरोना वायरस के हमें लक्षण और रोगी दिखाई पड़ जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख वैक्सीन्स आए थे, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम समय में सबसे ज्यादा वैक्सीन कोविड-19 का ही हम लोग देखे हैं। इसमें हमारा जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन इंडिया में बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा, इंडिया के द्वारा कोवैक्सीन बनाया गया था। और आपका एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के हम लोगों ने कोविशील्ड बनाया था और कोवैक्सीन, ये दोनों जो है भारत के वैक्सीन है। सीनोवैक की बात करेंगे तो ये चीन का था। मॉडर्ना फार्मा है अमेरिका की, उसने बनाया था। स्पुतनिक 5 रूस में बनाया गया था। इसी के साथ ही स्पुतनिक लाइट रशियन है, ये ध्यान रखिएगा। नोवावैक्स आपका बनाया गया था, नोवावैक्स यूएसए में ही बनाया गया था। इसके अतिरिक्त जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, बायोएनटेक, ये सभी के सभी क्या थे, कोविड-19 के प्रमुख प्रभावी वैक्सीन थे। इसके अतिरिक्त एस्ट्राजेनेका और सिनोवैक और सिनोफार्म चीन की वैक्सीन थी। शब्द एवं उनके अर्थ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। तो ध्यान रखिएगा, पैंडेमिक वैसे रोग होते हैं जो विश्व के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, इसे हम लोग पैंडेमिक के रूप में जानते हैं। एपिडेमिक की बात करेंगे तो वैसे संक्रामक रोग जो किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैलता है, उसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। कम समय में तेजी से फैलने वाला, विस्तृत क्षेत्र में कम समय में कि तेजी से फैलने वाले रोग को एपिडेमिक कहते हैं। एंडेमिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंडेमिक यानी अंदर, याद रखेगा, एंडेमिक मतलब अंदर, यानी सीमित क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में स्थायी रूप से रहना या फैलना एंडेमिक कहलाता है। ये तीनों शब्द की परिभाषा आप लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि सूचीबद्ध करके सूची 1 और सूची 2 में ये मिलाने के लिए दे दे आप लोगों को। अब बात करेंगे यहाँ पर वन लाइनर कुछ प्रश्नों की। तो ACE2 पद का उल्लेख किया गया है। तो विषाणु जनित रोगों के प्रसार में कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी क्या थी, तो कोविड-19, MERS, मर्स और सार्स। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड की डोज कितनी थी, तो 0.5 ml की डोज एक बार में वयस्कों को दी जाती थी कोविशील्ड की। भारत का कोविड वैक्सीन कौन सा था, तो कोविशील्ड था और आपका कोवैक्सीन भी था।
रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5। विषाणु जनित बीमारी कौन कौन है, तो मप्स, रेबीज, हर्पीज वगैरह विषाणु जनित बीमारी है। हर्पीज वायरस के कारण आपका आपका हर्पीज होता है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क और साविन। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है, तो डीएनए वायरस है। एड्स विषाणु में क्या होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन। ये ध्यान रखिएगा, एड्स विषाणु में आपका आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब आते हैं जीवाणु जनित रोगों पर। तो जीवाणु की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यह जीवाणु सबसे सरल और एक कोशिकीय आद्य या प्राचीनतम जीव है। यह सर्वव्यापी है। यह जल में, थल में, वायु में, जीवित और मृत जंतुओं एवं पादपों में ये पाए जाते हैं। शक्तिमान की तरह जो जीवाणु है ये सर्वव्यापी है, कभी भी कहीं भी पहुंच जाएगा। गंगाधर, लीलाधर, मायाधर, ओंकारनाथ शास्त्री की तरह जीवाणु सभी जगह सर्वव्यापी सर्वव्याप्त है। जनित रोगों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यह आपका पौधे में, मानव में और पशु में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे हम लोग मानवों की बात करेंगे तो मानव में क्षय रोग, सबसे पहले क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। टीबी देखने वाला नहीं, टीबी हमारा फेफड़ा का एक प्रमुख रोग है और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है हमारा वह है फेफड़ा, लंग्स। इसका कारण क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये जीवाणु है, इसी के कारण क्षय रोग या टीबी उत्पन्न होता है। खोजकर्ता कौन थे टीबी रोग के, तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट कोच के द्वारा इसका खोज किया गया था और इसे हम लोग यक्ष्मा रोग के नाम से भी जानते हैं। इसे यक्ष्मा रोग के नाम से भी जाना जाता है। उपचार विधि की अगर हम लोग बात करेंगे तो टीबी रोग का जो उपचार है वह डॉट्स के द्वारा किया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स डॉट्स का फुल फॉर्म है और WHO द्वारा यह प्रस्तावित की गई थी यह विधि 1994 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त MDR टीबी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो है यह आपका तपेदिक, जिसे हम लोग टीबी कहते हैं, तपेदिक के बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक औषधियों का प्रभाव खत्म हो जाना मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका कारण क्या है, तो डॉट्स या दवाइयों का कोर्स पूरा न करने के कारण किसी भी रोगी को MDR टीबी उत्पन्न हो सकता है। इसके लक्षण क्या है, तो कफ के साथ खांसी का होना और बलगम में खून का आना। बलगम में खून का आना और कफ के साथ फांसी होना इसका एक प्रमुख लक्षण है। वैक्सीन क्या है आपका टीबी का, तो BCG। ध्यान रखिएगा, BCG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन BCG का फुल फॉर्म है और इसे खोजकर्ता कौन थे, तो एल्बर्ट कॉमेट और कैमिल ग्यूरिन। एल्बर्ट कॉमेट और कैमिल ग्यूरिन के द्वारा BCG के टीका की खोज की गई थी। फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, चलिए यहाँ पर देख ही लेते हैं हम लोग। पायरिला फसल का कीट, पायरिला फसल का कीट किसमें होता है, तो गन्ना में होता है। गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन है, तो काला किट्टू रोग और स्मट रोग। करनाल बंट रोग है, करनाल बंट रोग गेहूं का एक प्रमुख रोग है। धान का टुंडरो विषाणु प्रसारित होता है, तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा, हरी पत्ती के फुदके के द्वारा धान का टुंडरो विषाणु प्रसारित होता है। येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी है किसकी, तो भिंडी की प्रमुख बीमारी है येलो वेन मोजैक। और स्पंजी टिश्यू की बात करेंगे तो स्पंजी उत्तक आम की एक प्रजाति को प्रभावित करता है और यह आम है आपका अल्फांसो। अल्फांसो आम जो सबसे भारत में अत्यधिक महंगा मिलता है, तो अल्फांसो आम को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख टिश्यू है स्पंजी उत्तक। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल कौन से हैं, तो साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। साइट्रिक, मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाए जाते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक मिलता है किससे, तो लाइकेन से यह प्राप्त करते हैं। लिटमस पेपर जो बनाया जाता है यह आपका लाइकेन से बनाया जाता है। वहीं कपूर किससे बनता है, तो सिनामोमम कैम्फोरा, सिनामोमम कैम्फोरा नामक एक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से हम लोग कपूर बनाते हैं। अब इसके पश्चात जो भी जीवाणु जनित रोग हैं उसकी हम लोग जांच पड़ताल थोड़ी कर लेते हैं। अब आते हैं प्लेग। प्लेग का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में घुसना चाहिए 1857 का चापेकर बंधु।
ठीक है, चापेकर बंधु। अब आइए प्लेग की बात करते हैं। तो प्रभावित अंग कौन होता है प्लेग से? तो फेफड़ा और लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स जो होती हैं हमारी, वो प्लेग से प्रभावित होती हैं। कारण क्या है? तो पास्चुरेला पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस नामक वायरस होता है, उससे प्लेग रोग फैलता है। या आप लोग ध्यान रखिएगा, यार्सिनिया पेस्टिस, यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण, सॉरी वायरस शायद मैं बोल गया था पीछे, वायरस नहीं, पास्चुरेला पेस्टिस आपका बैक्टीरिया है। दोनों बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग फैलता है। और इसका रोग वाहक कौन है? तो पिस्सू, पिस्सू होता है जो चूहों के ऊपर पाया जाता है, रॉडेंट्स के ऊपर ये पिस्सू पाए जाते हैं, जिससे कि प्लेग रोग फैलता है। इसका लक्षण क्या है? तो तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियां उत्पन्न हो जाना प्लेग रोग का प्रमुख लक्षण है। साल्मोनेला बैसिली जीवाणु, साल्मोनेला बैसिली जीवाणु की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, रॉड के आकार का होता है। यह भोजन में विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है। ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग है और ये फ्लैजिला युक्त होता है। इसमें आपका फ्लैजिला पाया जाता है। और प्रसार का माध्यम क्या है? तो संक्रमित जल और दूषित भोज्य पदार्थ साल्मोनेला बैसिली जीवाणु के महत्वपूर्ण प्रसारक हैं और इससे फूड पॉइजनिंग हमें होती है। हैजा की बात करेंगे तो हैजा का प्रमुख कारण क्या है? विब्रियो कॉलेरी। हैजा रोग का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। प्रसार का माध्यम फिर से वही दूषित जल और भोजन, दूषित जल और भोजन से हैजा रोग का प्रसार होता है। लक्षण क्या है? तो लगातार दस्त और उल्टियां आना और आंत इस रोग से प्रभावित होता है। इंटेस्टाइन जो है हमारा वह हैजा से या कॉलरा से प्रभावित होता है। इसके पश्चात डिप्थीरिया की बात करेंगे और डिप्थीरिया कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक एक जीवाणु से होता है। इसे हम लोग रोहिणी और गला घोंटू रोग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिए, डिप्थीरिया का नाम है रोहिणी या गला घोंटू रोग। इसमें लक्षण क्या होता है? तो जो रोगी होगा उसे सांस लेने में कठिनाई होगी, उसका टॉन्सिल बढ़ जाएगा और इसका वैक्सीन क्या है? तो डीपीटी, डीपीटी वैक्सीन इसके लिए लगाया जाता है डिप्थीरिया के लिए, जो कि एक संयोजित टीका है। 3 प्रकार के टीकाओं का इसमें संयोजन हम लोग देखते हैं। प्रभावित अंग की बात करेंगे तो डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वह है आपका श्वास नली। श्वास नली इसी से प्रभावित होता है। गला कहाँ, श्वास नली हमारा कहाँ होगा? गला में, और इसे गला घोंटू रोग ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है काली खांसी या इसे पर्टूसिस भी कहा जाता है। काली खांसी या पर्टूसिस का कारक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, काली खांसी या पर्टूसिस का कारक है हीमोफिलस पर्टूसिस या बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस या हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के कारण काली खांसी या पर्टूसिस रोग होता है। इसे हम लोग कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ या कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा लक्षण में लगातार खांसी होती है और इसके लिए डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि हमारा जो डिप्थीरिया रोग है, डिप्थीरिया के लिए भी आपका डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है और काली खांसी के लिए भी डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। अभी एक और रोग हम लोग देखेंगे या बैक्टीरिया से होने वाला रोग, उसमें हम लोग डीपीटी वैक्सीन का उपयोग करते हैं। इसके पश्चात है निमोनिया, और निमोनिया को हम लोग फुफ्फुस शोथ या फुफ्फुस प्रदाह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे जो प्रभावित अंग होता है वह है हमारा फेफड़ा। फेफड़ा में सूजन उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी न्यूमोनिया का मूल कारण है, बैक्टीरिया है ये, और इसमें तेज बुखार और फेफड़ों में पानी भर जाता है जो इसके प्रमुख लक्षण है। वैक्सीन क्या है? तो न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन के द्वारा हम लोग निमोनिया रोग का उपचार करते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड, और टाइफाइड की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग आंत्र ज्वर या मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। आंत्र ज्वर या मियादी बुखार के नाम से टाइफाइड को जाना जाता है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिससे यह टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। और कार्ल इवर्थ के द्वारा 1880 में साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड ज्वर की खोज की गई थी। पहली बार इसका कल्चर किसने किया था प्रयोगशाला में?
तो जॉर्ज जैफकी के द्वारा 1884 ईस्वी में पहली बार आपका सैल्मोनेला टाइफी का कल्चर किया गया था। प्रभावित अंग की बात करेंगे तो आंत्र ज्वर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो हमारा आंत्र प्रभावित होता है। वैक्सीन की बात करेंगे तो टीएबी वैक्सीन टाइफाइड के इलाज के लिए लगाया जाता है। संचार का माध्यम क्या है, तो गंदा पेयजल पीने से टाइफाइड रोग होता है। लक्षण क्या होगा, तो तेज बुखार और सिर दर्द इस रोग के प्रमुख लक्षण है। अब बात करेंगे टिटनस की, तो टिटनस का जो बैक्टीरिया है इसे हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के नाम से जानते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो है, इसी से आपका टिटनस रोग उत्पन्न होता है। इसे हम लोग धनुष टंकार या लॉकजॉ के नाम से भी जानते हैं। लॉकजॉ के नाम से भी हम लोग टिटनस को जानते हैं। लक्षण क्या है, तो तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। और डीपीटी आपका वैक्सीन लगाया जाता है किसके लिए, तो टिटनस के लिए। पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि डिप्थीरिया के लिए तो हम लोग लगा ही रहे थे, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि काली खांसी परटूसिस, ध्यान रखिएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और आपका अंत में टिटनस, इन तीन रोगों से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी फॉर याद ध्यान रखिएगा आप लोग, डिप्थीरिया, पी फॉर परटूसिस और टी फॉर टिटनस। डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस के लिए डीपीटी का वैक्सीन लगाया जाता है। प्रसार का तरीका क्या है, तो जंग लगे लोहे यदि हमारे हाथों में या हमारे शरीर में कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं तो टिटनस होने का खतरा बढ़ जाता है। या धातु का कोई टुकड़ों के घाव से संक्रमण हो सकता है जिससे कि टिटनस रोग हो सकता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो तंत्रिका तंत्र टिटनस से प्रभावित होने वाला अंग है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अन्य रोगों की, तो इसमें आपका सुजाक एक यौन रोग है और यह निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से सुजाक रोग होता है, जिसे हम लोग गोनोरिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मूल रूप से यह मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो लुडविग सिग्मंड निसेर ने आपका सुजाक रोग की खोज की थी। और ध्यान रखिएगा, निसेर के नाम से ही इस रोग का जो बैक्टीरिया है इसे हम लोग निसेरिया कहते हैं। निसेर से ही निसेरिया बना है, ये ध्यान रखिएगा। निसेरिया गोनोरी ये आपका बैक्टीरिया है जिससे कि गोनोरिया रोग होता है। इसके अतिरिक्त मूत्र मार्ग में सूजन हो जाता है, इसका प्रमुख लक्षण है पहचानने का। और प्रसार का माध्यम क्या है, तो असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से गोनोरिया रोग का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलता है। सिफिलिस की बात करेंगे तो यह भी आपका यौन रोग है, यह पुरुषों को होता है। खोजकर्ता कौन थे, तो फ्रिट्ज सॉर्डिन और एरिक हॉफमैन। 1905 ईस्वी में इन्होंने, सॉर्डिन और हॉफमैन ने सिफिलिस रोग की पहचान की थी और इस रोग का कारण बताया था ट्रिपोनेमा पैलिडम इसके रोग का कारण था। यह एक बैक्टीरिया है और इसका प्रसार का माध्यम क्या है, तो गोनोरिया की तरह ध्यान रखिएगा। असुरक्षित यौन संबंध, शिश्न में घाव हो जाता है और प्रभावित अंग कौन होता है, शिश्निया पेनिस हमारा प्रभावित अंग होता है। अब बात करेंगे एंटीबायोटिक दवाओं की, तो ध्यान रखिएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जीवाणु जनित विभिन्न रोगों के प्रति काफी ज्यादा प्रभावी होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरियाओं को प्रभावित करता है। और जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी कौन है, प्रभावी अगर हम लोग एंटीबायोटिक दवाओं की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्लोरेमेफिनॉल जो है आपका सबसे प्रमुख नाम है, इसे हम लोग क्लोरोमाइसिटिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार में हमेशा आप लोग को मिल जाता है एजिथ्रोमाइसिन। ये प्रमुख एंटीबायोटिक दवाएं हैं जिसका उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त पेनिसिलिन का सर्वप्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक है। खोजकर्ता कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेरे दिमाग में नाम याद आ रहा था अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही सब नाम भी आप लोगों को ध्यान में आता रहेगा। तो पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में खोज की गई थी पेनिसिलिन की। यह इंसानों के द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक है। प्राप्ति किससे होती है,
तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से इसकी प्राप्ति होती है। और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, जो कि सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध ही प्रभावी होता है, केवल एक स्मॉल सेक्शंस, वैसे जीवाणु जो कुछ सेक्शंस को ही प्रभावित करते हैं एंटीबायोटिक से, उन्हें हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। इसमें एमॉक्सिलिन है आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन और एमॉक्सिलिन जो है ये सीमित जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होता है, इसीलिए इसे हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। अब आते हैं सल्फा ड्रग्स के ऊपर में, तो ध्यान रखिएगा सल्फा ड्रग्स संश्लिष्ट दवाओं का समूह होता है। सल्फा ड्रग्स संश्लिष्ट दवाओं का समूह है। इसके उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो सल्फोनामाइड, सल्फामेराजाइन, सल्फाडाइजिन और सल्फोनामाइड के उदाहरण कौन से हैं, तो प्रांटोसिल और सिवाजोल। प्रांटोसिल और सिवाजोल जो है सल्फोनामाइड के उदाहरण है। पहला सल्फा ड्रग कौन था, तो प्रांटोसिल रुब्रुम। प्रांटोसिल रुब्रुम जो था यह पहला सल्फा ड्रग था। इसकी खोज 1935 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पर विभिन्न रोग हैं और उनके संक्रमण का कारण दिया गया है। पहले टीबी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा टीबी का प्रसार वायु के द्वारा होता है। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं रोगी के वह हवा में फैले रहते हैं, और यदि वहां से कोई स्वस्थ मनुष्य गुजरता है और उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है तो उस स्वस्थ मनुष्य को भी टीबी का संक्रमण हो सकता है। कॉलरा की बात करेंगे जो कि हैजा या पानी के द्वारा, दूषित पानी या गंदे पानी के द्वारा फैलता है। सिफिलिस असुरक्षित यौन संपर्क, और टिटनस की बात करेंगे तो यह घाव के द्वारा फैलता है। अब बात करेंगे कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग का संचार का माध्यम क्या है, तो शारीरिक संपर्क से यह प्रसार होता है। और इसका कारण कौन सा बैक्टीरिया है, तो माइकोबैक्टीरिया लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रामटोसिस। लेप्रोमटोसिस जो है आपका कुष्ठ रोग का मूल रूप से कारण है। विशेष तथ्य की अगर बात करेंगे तो 2005 में भारत को कुष्ठ मुक्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा भारत चेचक, पोलियो और तीसरा बीमारी हो गया कुष्ठ, इन 3 रोगों से मुक्त कर दिया गया है। ये सभी कुष्ठ मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। लक्षण क्या है कुष्ठ रोग के, तो शरीर पर चकत्ते एवं उनमें संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं और उन शरीर में जहां पर चकत्ते बनते हैं वहां की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। उत्तकों का अपक्षय होने लगता है। निवारण के लिए क्या प्रयास किया गया है, तो ध्यान रखिएगा भारत में 1983 ईस्वी से राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उपचार में प्रमुख औषधियों की बात करेंगे तो एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग करके कुष्ठ रोग का इलाज किया जा रहा है। इसमें 3 ड्रग्स याद रखिएगा, डेप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफाजिमीन, रिफैम्पिसिन और डेप्सोन, ये एमडीटी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख औषधियां हैं जिसे हम लोग मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। बैक्टीरिया के बाद हम लोग कवक जनित रोग देखेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कवक या फंजाई को। तो कवक की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कवक आपका थैलोफाइटा समूह का जंतु है। उत्पत्ति की बात करेंगे तो ये कवक शब्द लैटिन शब्द फंगस से बना है। फंगस से कवक का निर्माण हुआ, फंजाई बना है, ध्यान रखिएगा। शाब्दिक अर्थ क्या कहेंगे इसे, तो छत्रक या मशरूम इसे कहा जाता है। और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। यह उत्पन्न कहाँ होगा, तो यह मृत जीव जंतुओं पेड़ पौधों के ऊपर उत्पन्न होता है, या इसे हम लोग परजीवी के रूप में भी जानते हैं। और हम लोग जाते हैं बाजार में या गांव देहात में तो इसे गोबर छत्ता भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे गोबर छत्ता भी कहा जाता है क्योंकि गोबर के ऊपर यह बरसात के मौसम में उत्पन्न होता है। इसे हम लोग गुच्छी भी कहते हैं, इसे गुच्छी भी कहा जाता है। गोबर छत्ता और गुच्छी मूल रूप से हम लोग गांव में इसका नाम जानते हैं। जनन की बात करेंगे तो बीजाणुओं के द्वारा इसका जनन होता है। इनमें संवहन ऊतकों का अभाव होता है, किसी भी प्रकार का संवहन ऊतक इनमें नहीं पाया जाता है। इसमें पर्णहरित नहीं होता है तथा जड़, तना और पत्ती इन तीनों का मशरूम्स में अभाव देखा जाता है। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कवक से संबंधित। अब बात करते हैं कवक से होने वाले प्रमुख रोगों की। तो मानव में कवक से होने वाले प्रमुख रोग हैं, पहला है एथलीट फुट। एथलीट फुट, इसका कारण कौन है,
तो ट्राइकोफाइटोन और टीनिया पेडिस पैर में होता है आपका एथलीट फुट। तो ध्यान रखिएगा, टीनिया पेडिस पैर में पेडिस के कारण एक एथलीट फुट रोग होता है। ये कवक हैं दोनों, और इसके कारण ही यह रोग संचरित होता है। संचार का माध्यम क्या है? तो संक्रमित मृदा, ये ध्यान रखिएगा, संक्रमित मृदा से जहां पर आपका टीनिया पेडिस और ट्राइकोफाइटोन कवक उत्पन्न होते हैं, वहां पर आपका एथलीट फुट रोग हो जाता है। गांव में हम लोग देखते हैं किसानों को अक्सर ये रोग उत्पन्न होता है। संक्रमित अंग कौन होगा? तो त्वचा के मुलायम हिस्से, विशेषकर उंगलियों के बीच के हिस्से इससे प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं एस्परजिलोसिस रोग की। तो इसका कारण है एस्परजिलस जाति के कवक के द्वारा एस्परजिलोसिस रोग उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स और एस्परजिलस नाइजर, ये 3 ध्यान रखिएगा। और इसका लक्षण क्या है? तो आपका दम घुटने लगेगा और आपको सुगंध आनी बंद हो जाएगी। और एस्परजिलस रोग की बात करेंगे, एस्परजिलोसिस रोग जो है, इससे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फेफड़ा होगा यह प्रभावित होने वाला मूल अंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके कारण हमारा दम घुटता है और महक आना बंद हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कुछ प्रश्नों की। बॉटुलिज्म पहला दिया गया है। बॉटुलिज्म है क्या? तो भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। डीपीटी का टीका देखिए यहाँ पर दिया गया है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस के लिए लगाया जाता है। टिटनस रोग को क्या कहते हैं? तो लॉक्जा, हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। और दंत क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार दंत क्षय का मुख्य कारण है। इसके पश्चात हम लोग इर्गोटिज्म रोग को देखते हैं। और इर्गोटिज्म रोग का मुख्य कारक क्या है? तो क्लेविसेप्स परपुरिया कवक। क्लेविसेप्स परपुरिया कवक के कारण आपका इर्गोटिज्म रोग होता है। संचार का माध्यम क्या है? तो संदूषित अनाज का उपभोग करना। लक्षण क्या हो जाएगा? तो उल्टी करना और हाथ पैर में संवेदना खत्म होना और ड्रॉप्सी आदि इसके प्रमुख लक्षणों में से शामिल होते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र इर्गोटिज्म के कारण प्रभावित होने वाले प्रमुख रोग हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि पूर्व में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, और यहाँ पे प्रश्न के रूप में आप लोगों को दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे, नहीं तो दोहराव बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तरदायी कवकों की। प्रमुख रोग और उत्तरदायी कवक कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, ट्राइकोफाइटोन कवक एथलीट फुट के लिए जिम्मेदार है। एथलीट फुट जो बीमारी है वो ट्राइकोफाइटोन कवक से होता है। दमा की बात करेंगे, एस्थमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के कारण दमा रोग होता है। त्वचा प्रदाह डर्मेटाइटिस जो रोग होता है वह भी कवक के कारण होता है। खाज की बात करेंगे तो यह भी आपका कवक के कारण होता है। डर्मेटाइटिस और खाज ये एक्रेस स्केबिज नामक कवक से होता है। गंजापन की याद रखिएगा, तो गंजापन हमारे कपार में होता है। तो कैपिटिस, कपार में कैपिटिस है, टीनिया कैपिटिस कवक के कारण हमारा गंजापन या वाल्डनेस होता है। कैंडियासिस रोग है आपका। दांत की बात करेंगे तो ट्राइकोफाइटन वेरुकोशम कवक के कारण दांत या रिंगवर्म होता है। जियोट्राइकोसिस आपका रोग है। जियोटिकम कैंडिडम कवक के कारण आपका रोग होता है जियोट्राइकोसिस। अब बात करेंगे एफ्लाटॉक्सिन विष की। एफ्लाटॉक्सिन विष की उत्पत्ति कैसे होती है? तो एस्परजिलस फ्लेवस और एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण आपका एफ्लाटॉक्सिन विष की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि से कवक के द्वारा भी यह उत्पन्न होता है। संचार माध्यम क्या है? तो मक्का, मूंगफली आदि फसलों से एफ्लाटॉक्सिन विष संचार होता है। प्रभावित अंग कौन सा है? तो यकृत, लीवर जो है हमारा यह प्रभावित अंग होता है और इसे यकृत कैंसर हो जाता है। प्रभाव क्या है? तो आपका एफ्लाटॉक्सिन विष जो होता है यह कैंसर कारक है, कार्सिनोजेन आपका कैंसर कारक कहलाता है। ब्लैक फंगस की बात करेंगे
तो इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। इसे हम लोग जाइगोमाइकोसिस के रूप में भी इसे जानते हैं। इसका कारण क्या है? तो म्यूकोरमाइसिटिस नामक कवक से यह ब्लैक फंगस रोग उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक फंगस रोग म्यूकोरमाइसिटिस नामक कवक से उत्पन्न होता है। और कोविड-19 के संदर्भ में आपका कोविड-19 यह बनकर प्रमुख पोस्ट कोविड रोग बनकर के ये उभरा था। ध्यान रखिएगा, ब्लैक फंगस जो रोग था ये आंखों में रोग होता था, ये कवकों के द्वारा होने वाला रोग था। और कोविड-19 के उपरांत हम लोग देखे थे जो भी कोविड-19 से प्रभावित लोग थे उनमें ब्लैक फंगस काफी मात्रा में रोगी उभर करके सामने आए थे। इसमें मृत्यु दर की बात करेंगे तो 46 से 96% तक इसमें मृत्यु दर होती है। प्रभावित अंग कौन है? तो साइनस, फेफड़ा और मस्तिष्क। साइनस, फेफड़ा और मस्तिष्क ब्लैक फंगस से प्रभावित होने वाले प्रमुख मानव के अंग हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग खाद्य योग्य कवक की, तो इसे छत्रक या गुच्छी, एग्रीकस और गुच्छी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त जहरीला कवक कौन होता है? तो यहाँ पर जहरीला कवक के रूप में याद रखिएगा अमानिटा, लाइकोपर्डोन। अमानिटा और लाइकोपर्डोन ये दोनों आपके जहरीले कवक हैं, इसे हम लोग खाते नहीं है। और याद रखिएगा जो भी कवक आपका लाल रंग का दिखाई देगा, लाल रंग का या ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, अधिक चमकीला, कलरफुल और लाल रंग का दिखाई देगा, ये कवक जो होते हैं मूलतः आपके जहरीले होते हैं। ये कवक क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। सफेद वाला खाइए, छत्रक, कोई इशू नहीं है। गुच्छी खाइए, बेहतर है। अब बात करते हैं अन्य परजीवी रोगों की, तो अन्य परजीवी रोगों के कारक कौन कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ, प्लैटीहेल्मिन्थ और निमेटोड। प्रोटोजोआ, प्लैटीहेल्मिन्थ और निमेटोड, इनके कारण भी मानव विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कालाजार की, तो काला जार, कालाजार का दूसरा नाम है लिस्मेनियासिस रोग, लिस्मेनिया डोनावनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और लिस्मेनिया डोनावनी जो है ये इसका प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाला यह कालाजार एक महत्वपूर्ण रोग है। लक्षण क्या है? तो त्वचा और आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक कलाएं इसमें रोगग्रस्त हो जाती हैं। और प्रभावित अंग की बात करेंगे तो मनुष्य का त्वचा और संपूर्ण शरीर कालाजार से प्रभावित होता है। रोग कौन है? तो बालू मक्खी या सैंड फ्लाई जिसे हम लोग कहते हैं, आपका कालाजार का रोग वाहक है। लिस्मेनिया डोनावनी याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है कालाजार। अब बात करते हैं निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस भी इसे कहा जाता है। और निद्रा रोग की बात करेंगे तो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से यह रोग होता है। और सीसी मक्खी के काटने से या सीसी मक्खी के द्वारा निद्रा रोग का प्रसार होता है। लक्षण क्या है? कि दिन में भी नींद से बोझिल होना, आप दिन में भी एकदम नींदाए हुए रहें, कि हर जगह कहीं भी जाएंगे खड़ा है, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिस भी अवस्था में है आप नींद से ग्रसित हो जाइएगा, हमेशा ऊँघते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि किसी दीवार पे लग करके भी वो सो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उन्हें ऐसा मत समझ लीजिएगा कि उन्हें निद्रा रोग से वो ग्रसित हैं। अधिक थकावट के कारण भी लोग उस प्रकार से सो जाते हैं। प्रभावित अंग की बात करेंगे तो रुधिर और सेरिब्रोस्पाइनल शारीरिक द्रव जो है इससे प्रभावित होता है। हृदय पेशियां और हमारे जनद, ये सभी के सभी प्रभावित अंग हैं निद्रा रोग से। मूल रूप से रुधिर और सेरिब्रोस्पाइनल शारीरिक द्रव और हृदय पेशियां, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मलेरिया भारत में बहुत ज्यादा फैलता है, ये ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया फैलता है। प्लाज्मोडियम आपका प्रोटोजोआ है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मलेरिया के खोजकर्ता कौन थे? तो सर रोनाल्ड रॉस, और इसके लिए इन्हें 1902 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मलेरिया रोग से मनुष्य का प्रभावित होने वाला अंग है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और हमारा प्लीहा स्प्लीन और आरबीसी इससे प्रभावित होने वाले दो अंग हैं। कारण क्या था? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, और इसकी 4 प्रजातियां हैं, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम की बाइवैक्स, ओवेल, मेलेरी और फैल्सीपेरम, ये 4 प्रजातियां हैं जिससे कि मलेरिया रोग होता है। भारत की बात करेंगे तो 60 से 65% जो केस होते हैं बाइवैक्स के होते हैं। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के 60 से 65% केस और 30 से 35% केस फैल्सीपेरम
फैल्सीपेरम और वाइवेक्स के ही रोग भारत में सर्वाधिक होते हैं। 90 से लेकर के 100% जो रोग है भारत में वाइवेक्स और फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ रोग वाहक की बात करेंगे तो मादा एनाफिलिस मच्छर इसका रोग का वाहक है। और विश्व मलेरिया दिवस जिस दिन हम लोग इस रोग के विषय में जागरूकता उत्पन्न करते हैं, जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ रोकथाम के लिए विभिन्न उपायों की बात करते हैं, तो प्रति वर्ष 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक औषधियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कुनैन इसका सबसे प्राकृतिक और सबसे प्रभावशाली औषधि के रूप में हम लोग जानते हैं। और कुनैन जो है ये सिनकोना के वृक्ष की छाल से हमें प्राप्त होता है। ये छाल याद रखिएगा, सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। और कृत्रिम औषधियों की बात करेंगे तो एटिब्रिन, मेलुब्रिन, रेसोचिन, कामाक्विन और क्लोरोक्विन। और ये क्लोरोक्विन याद रखिएगा कोविड-19 के दौरान क्लोरोक्विन की भी मांग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो क्लोरोक्विन और कुनैन ये दो औषधि आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मच्छरों से बचाव का साधन क्या करना है हम लोग को, तो ध्यान में इसे रखना है। डीडीटी का छिड़काव करना है, पायरिथ्रम, नेप्था और कपूर आदि का प्रयोग करेंगे। जलाशयों में लार्वा मच्छरों के लार्वा खाने वाली बत्तखें और मछलियां छोड़ी जाती हैं, जैसे गैम्बूसिया फिश। याद रखिएगा गैम्बूसिया फिश बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। गैम्बूसिया मछली के विषय में याद रखिएगा, ये जलाशयों में मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। इसके अतिरिक्त प्रालेथ्रिन नामक पायरेथ्राइड कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है जिससे कि मच्छर के लार्वा मर जाएं। कुनैन और डेराप्रिम आदि रोग निरोधक औषधियों का प्रयोग करते हैं। और वैक्सीन की बात करेंगे तो प्रथम वैक्सीन जो ये है ये अप्रैल 2019 में WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। मलेरिया का प्रथम वैक्सीन WHO के द्वारा अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है मलावी। ये मलावी याद रखिएगा, मलावी, म से मलेरिया। और यहाँ पर प्रथम वैक्सीन WHO के द्वारा अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका शिस्टोसोमा रुग्णता। शिस्टोसोमा रुग्णता की बात करेंगे तो इसे हम लोग बिलहार्जिया के नाम से जानते हैं। बिलहार्जिया के नाम से इस रोग को भी जाना जाता है। पेट काफी बाहर निकल जाता है। इसका कारण कौन है, तो शिस्टोसोमा नामक पर्ण कृमि इसका प्रमुख कारक है। और ये संघ किसका है, ये फ्लूक, ये ध्यान रखिएगा फ्लूक, इसे हम लोग पर्ण कृमि कहते हैं। संघ कौन सा है इस रोग का, शिस्टोसोमा जो है कृमि जो है ये आपका प्लैटीहेल्मिन्थ संघ का एक सदस्य है। और इस रोग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा लीवर और आंत और मनुष्य के अन्य अंग भी इस रोग से प्रभावित होते हैं। प्रमुख लक्षणों की बात करेंगे तो त्वचा में खुजली, बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द आदि इसके प्रमुख लक्षणों में होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह रोग विकासशील देशों में एक महामारी के रूप में हमेशा आगे हमें दिखाई देता है। और यह परजीवी का संक्रमण है, तो मनुष्य और अन्य स्तनियों के रुधिर वाहिनियों में उपस्थित परजीवियों का यह संक्रमण है। ध्यान रखिएगा मलेरिया के बाद सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला यह परजीवी रोग है। कौन सा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को शिस्टोसोमा रुग्णता। शिस्टोसोमा रुग्णता मलेरिया के पश्चात सर्वाधिक संक्रमण फैलाने वाला परजीवी रोग है। और प्रसार का माध्यम क्या है इसका, तो असुरक्षित जल और स्वच्छता की कमी। असुरक्षित जल और स्वच्छता की कमी के कारण शिस्टोसोमा रुग्णता रोग उत्पन्न होता है। अगला रोग है आपका न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस रोग नेक्स्ट है आपका। प्रभावित अंग कौन होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, न्यूरो है तो न्यूरो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। प्रसार का माध्यम क्या है, तो सुअर के मांस का जब हम लोग भोजन करते हैं या फीता कृमि के अंडों से युक्त संक्रमित जल का उपयोग करते हैं तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। और इसमें लक्षण क्या है इसके, तो त्वचा के ऊपर उभार बन जाता है और सिर दर्द होता है, ब्रेन ट्यूमर जैसा हमें आभास होता है। कारण क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि जो कि एक प्लैटीहेल्मिन्थ है, टीनिया सोलियम नामक फीता कृमि जो कि एक प्लैटीहेल्मिन्थ समूह का सदस्य है, इससे न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। अन्य तथ्यों की बात करेंगे तो 2003 में लिएंडर पेस जो कि एक भारत के महानतम टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, इनके मस्तिष्क में इस रोग का संक्रमण हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। किससे होता है, तो सुअर से हमारे मस्तिष्क में यह परजीवी के कारण
प्लेटीहेल्मिन्स के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कौन सा रोग है, तो हमारा है फैसियोला। फैसियोला रोग की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा फैसियोला रोग की बात करेंगे, और यह भी आपका संघ प्लेटीहेल्मिन्स से उत्पन्न होने वाला एक महत्वपूर्ण रोग है। इसका प्रकार कैसा है, तो चपटा यकृत कृमि फैसियोला रोग, ये प्लेटीहेल्मिन्स जो है ये चपटा यकृत कृमि होता है, लीवर फ्लूक के कारण यह होता है। होने वाला रोग कौन है, तो फैसियोलियासिस, फैसियोलियासिस नामक रोग होता है फैसियोला से। यह उपस्थित कहाँ होता है, तो भेड़, बकरी, सूअर और भैंस आदि के जिगर की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में, बाइल डक्ट्स में क्या होता है, फैसियोला प्लेटीहेल्मिन्स उपस्थित होता है। और जब हम लोग इसे हम लोग खाते हैं तो हमें फैसियोलियासिस नामक रोग होता है। बड़ा अजीबोगरीब नाम है, इतना बड़ा बड़ा नाम अगर रहेगा, रोग होगा तो रोग से पहले ही हमारी मृत्यु हो सकती है। अब आइए फलेरिया या फाइलेरिया। फाइलेरिया जो हमारा पैर देखते हैं हम लोग, यदा कदा समाज में किसी व्यक्ति का पैर काफी ज्यादा फूला हुआ होता है, इसे हम लोग स्लीपद या हाथी पांव भी कहते हैं, हाथी पांव या स्लीपद भी कहा जाता है, इसे फील पांव भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है, तो बुचरेरिया ब्रैंकफटाई। बुचरेरिया ब्रैंकफटाई इस रोग का प्रमुख कारक है, जो कि एक गोल कृमि है और ये निमेटोड संघ का एक सदस्य है। निमेटोड संघ का सदस्य एक गोल कृमि बुचरेरिया ब्रैंकफटाई के कारण फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का वाहक कौन है, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग फैलता है और इससे हमारे हाथ, पैर और जननांग सहित विभिन्न अंगों का फूल करके विकृत हो जाता है। प्रभावित अंग कौन सा है, तो हमारी लिम्फ ग्रंथियां इस रोग से प्रभावित होती है। इसके पश्चात है एस्कैरियसिस, और एस्कैरियसिस जो है यह आपका ऐसा कारक है एस्कैरिस नामक गोल कृमि, और ये निमेटोड संघ का एक सदस्य है। औषधियों की बात करेंगे तो चीनोपोडियम का तेल मिबेंडाजोल या अल्बेंडाजोल और एल्कोपार आदि का उपयोग करके एस्कैरियसिस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है, या एस्कैरिस नामक गोल कृमि से मुक्ति पाई जा सकती है। इसका प्रभाव क्या होता है, तो बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो पाता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे हमारा आंत जो है वह प्रभावित होता है। यहाँ पर नोट में ध्यान रखिएगा एस्कैरियस की अवस्थाओं के विषय में। एस्कैरियस की अवस्थाओं की बात करेंगे तो एक प्रथम तरुण डिंबक यानी रैबिडिटिफॉर्म लार्वा और द्वितीयक जुवेनाइल अवस्था होती है जिसे एम्ब्रियोनेटेड अंडे के रूप में जो होते हैं, जो कि मनुष्य के लिए संक्रामक होते हैं। तो एस्कैरियसिस की ये दो अवस्थाएं आप लोग ध्यान रखिएगा, और द्वितीय जुवेनाइल अवस्था जो एम्ब्रियोनेटेड अंडे होते हैं उसी से मनुष्य संक्रमित होता है। इसके पश्चात हम लोग वंशागति रोग को देखेंगे, और वंशागति रोग को जेनेटिक डिजीज भी कहा जाता है। ये एक वंश से दूसरे वंश में ये पीढ़ी दर पीढ़ी यह रोग जो होती है स्थानांतरित होती रहती है। ध्यान रखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले रोग को ही हम लोग वंशागति रोग या जेनेटिक डिजीज के रूप में जानते हैं। इसका कारण क्या है, तो हमारे अंदर किसी दोषपूर्ण जीन की उपस्थिति, इसी दोषपूर्ण जीन की उपस्थिति के कारण यह जेनेटिक रोग उत्पन्न होता है। अब ये वंशागति रोग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा यह उसका मूल कारक क्या हो सकता है, तो गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों के आधार पर, और दूसरा है जीनी व्यतिक्रम जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। ये दो कारण से होता है, एक एरर्स ऑफ क्रोमोसोम के कारण होगा और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर गुणसूत्र संख्या की त्रुटियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा इससे होने वाले प्रमुख रोग हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम। ये तीन सिंड्रोम जो हैं आपका गुणसूत्रों की संख्या की त्रुटियों के आधार पर होते हैं, और वहीं रंजकहीनता एल्बिनिज्म, एल्केपेटोन्यूरिया और फेनिलकीटोन्यूरिया और आरएच फैक्टर, ये चार जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होते हैं। अब पहले बात करते हैं सीधा अटपटा नाम वाला से स्टार्ट कर दें हम लोग, फेनिलकीटोनमे जिसे फेनिलकीटोन्यूरिया रोग भी कहा जाता है। इसे हम लोग पीकेयू के नाम से भी जानते हैं, पीके नाम से हम लोग ध्यान में रखेंगे इसे, ठीक है। इसे हम लोग पीके नाम से इसे ध्यान में रखेंगे। प्रभाव क्या होता है, तो मूत्र में हमारा जो यूरिन है उसमें फेनिल पायरुविक अम्ल जब आने लगता है तो पीके रोग उत्पन्न होता है।
और तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता या मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चों का आईक्यू लेवल जो होता है वो काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। प्रभाव क्या होता है, तो फेनिल एलेनिन को टाइरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न होगा। और दूसरा है रुधिर में फेनिल एलेनिन की वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप आपका कौन सा रोग होगा, तो पीके रोग। पीके रोग का मतलब क्या है, फेनिल कीटोन में या फेनिल कीटोन्यूरिया जो रोग है यह आपका इससे हो जाएगा। तो फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी के कारण। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हीमोफीलिया की, तो इसे हम लोग अधि रक्तस्राव के नाम से जानते हैं। रक्तस्रावन रोग भी, इसे ब्लीडर डिजीज भी कहा जाता है, या इसे शाही रोग रॉयल डिजीज, यानी वैसा व्यक्ति जिसके पास में खून की मात्रा अधिक होती है, खून जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस नाम से नहीं कहा जाता है। इसका कारण जानेंगे। ब्रिटेन के राजवंश से यह रोग संबंधित है। कैसे, तो ध्यान रखिएगा। यह प्रथम ज्ञात रोगी कौन थी इसकी, तो महारानी विक्टोरिया प्रथम ज्ञात रोगी है हीमोफीलिया की, इसीलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। और यह प्रकार कैसा है, तो लिंग संलग्न वंशानुगत रोग का एक प्रकार है। रोग के वाहक की बात करेंगे तो स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं, जबकि इस रोग से पुरुष प्रभावित होते हैं। इसमें प्रभाव क्या होगा, तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। और चोट जब लगेगा किसी व्यक्ति को तो रुधिर का थक्का नहीं बनने के कारण उसका जो खून है वह लगातार रिश्ता रहेगा, लगातार बहता रहेगा। पेशी दुष्पोषण या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पेशी दुष्पोषण जो है अनवरत प्रसार होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी का यह रोग है, आनुवांशिक रोग है, एक्स गुणसूत्र से यह संबंधित है। और इसका कारण क्या है, तो एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन का निस्पीडिन, ठीक है, एक्स गुणसूत्र के मौजूद अप्रभावी जीन का वहां पर उपस्थित नहीं होता है। प्रभाव क्या होता है, तो हमारी मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। पेशी दुष्पोषण या मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के कारण यह भी आपका एक आनुवांशिक रोग है। यहाँ पर सारे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि मलेरिया से संबंधित है और हम लोग इससे पूर्व कवर कर चुके हैं, तो यहाँ दोहराव हम लोग नहीं करेंगे। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और जब भी हम लोग रेलवे का एग्जाम देते हैं गुड्स गार्ड या फिर ड्राइवर के लिए, तो उसके लिए कलर ब्लाइंडनेस हमारा चेक किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन कलर की पहचान करनी होती है। और जिस व्यक्ति को वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी उसके लिए लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है, और इन दोनों के लिए प्रति ये अंधापन का शिकार रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि इसे लाल हरा अंधापन के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति को लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसे डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और यह अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है। रोग की वाहक कौन होगी, तो हमेशा की तरह स्त्रियां जेनेटिक कैरियर हैं। और इस रोग से ग्रसित होने वाला कौन होता है, तो पुरुष होता है। पहचान क्या है, तो वह जिस व्यक्ति को वर्णांधता रोग होगी वह लाल और हरा रंग पहचानने में असमर्थ होता है। अब विभिन्न परिस्थितियों में वर्णांधता की वंशागति हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हो क्या सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 4 कंडीशंस दिए गए हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो XC क्रोमोजोम है, XC क्रोमोजोम जो पुरुष का था और यहाँ पर सामान्य महिला थी, बाद में इसके जो वंश में आगे जब बढ़ते हैं तो महिला भी प्रभावित हो जाती है और जब पुरुष भी प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंत में हम लोग देखते हैं कि जो पुरुष है, ये पुरुष जो है यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसके जो एक्स क्रोमोसोम है यह वर्णांतर से प्रभावित नहीं, कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित नहीं, लेकिन महिला के दोनों एक्स गुणसूत्र जो है ये प्रभावित हो गए हैं। और आगे आने वाले इसकी जो पीढ़ी होगी वर्णांध महिला की, तो ध्यान रखिएगा इसकी पीढ़ी के सभी बच्चे क्या होंगे, सभी पुत्र और पुत्रियां सभी आपकी वर्णांधता के शिकार या सभी इसके वाहक हो जाएंगे। शिकार नहीं होंगे, सभी वाहक हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को PDF के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। किस कंडीशन में 50% होगा,
किस कंडीशन में 50% वाहक होगा, 50% वर्णांध होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जनरली पूछता नहीं है। अगर नॉलेज आपको चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आइए, एल्केटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया जो एक रोग है, यह जो है आपका कारण क्या है, तो जेंटिसिक अम्ल का विखंडन नहीं होने से मूत्र में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, तो इसे कारण एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग होता है। और होमोजेनेटिसिक डाइऑक्साइनेज एंजाइम की कमी के कारण यह रोग होगा। इसका प्रभाव क्या होगा, तो मूत्र में होमोजेनेटिसिक अम्ल का उत्सर्जन और जोड़ों में गठिया उत्पन्न हो जाता है। थैलीसीमिया की बात करेंगे तो थैलीसीमिया का प्रकार कैसा है, दो प्रकार है, एक अल्फा थैलीसीमिया है, दूसरा बीटा थैलीसीमिया है। इसका अभाव क्या है, तो ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता का अभाव हो जाता है मनुष्य में थैलीसीमिया के कारण। और प्रभाव क्या होगा, तो शरीर में अत्यधिक अरक्तता या एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं गुणसूत्र की संख्या की त्रुटि, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। इसका कारण क्या है, तो लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक गुणसूत्र की उपस्थिति अर्थात मोनोसोमिक हो जाता है। 44+X होगा और कुल गुणसूत्र 46 के स्थान पर 45 हो जाएंगे। टर्नर सिंड्रोम के कारण का प्रभाव क्या है कि स्त्रियों में नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी, फर्टाइल नहीं रहेंगी, बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाती हैं महिलाएं। क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे तो लिंग गुणसूत्र 2 की जगह 3 हो जाता है क्लाइनीफेल्टर में। ध्यान रखिएगा, क्लाइनीफेल्टर क्या है, बहुत बड़ा नाम है, तो इसमें 3 गुणसूत्र हो गया। टर्नर छोटा है तो इसमें 1 गुणसूत्र हो गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ट्राइसोमिक गुणसूत्र हो जाता है 44+X, X और Y। ये महिलाओं में पुरुषों में XX और Y, ये ध्यान रखिएगा, गुणसूत्र हो जाता है। अब पुरुषों में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, 46 के स्थान पर 47 हो गया। तो प्रभाव क्या होगा, तो पुरुष आपका नपुंसकता का शिकार हो जाएगा, जनन कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, उस संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता है। डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे तो डाउन सिंड्रोम में ध्यान रखिएगा, इसे मंगोलीय जड़ता या मंगोलॉइड आइडियोसी भी कहा जाता है। मंगोलीय जड़ता भी डाउन सिंड्रोम को कहा जाता है। कारण क्या है, तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं 21वीं जोड़ी में, ध्यान रखिएगा। और ये ट्राइसोमिक हो जाता है 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र। प्रभाव क्या होता है, तो पुरुष में नपुंसकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संतान उत्पन्न करने में पुरुष सक्षम नहीं रह पाता है। लक्षण की बात करेंगे तो व्यक्ति का सिर गोल, गर्दन मोटी, खुला हुआ मुख और तिरछी आंखें। व्यक्ति का सिर कैसा होगा, गोल होगा, गर्दन मोटी होगी, खुला मुख होगा, तिरछी आंखें। अब आप लोग इस प्रकार के किसी मनुष्य की खोज अपने अगल बगल में करना प्रारंभ नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है एल्बिनिज्म की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसका अन्य नाम है रंजकहीनता। एल्बिनिज्म को हम लोग रंजकहीनता के नाम से जानते हैं। और आनुवांशिक विकार के कारण शरीर में मेलानिन पिगमेंट की अनुपस्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसीलिए एंजाइम में आपका टायरोसिनेज का अभाव उत्पन्न होता है। इसके कारण हमारे शरीर में इसका प्रभाव क्या है, तो त्वचा, बाल एवं आंखों में रंग का अभाव होता है। त्वचा, बाल, आंखों में रंग का अभाव होता है और मेलानिन के अभाव में हानिकारक पराबैंगनी विकिरण के प्रति हमारा जो त्वचा है वह सुभेद्य हो जाती है। नेक्स्ट की बात करेंगे बबल बेबी रोग की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, बबल बेबी सिंड्रोम, इसका प्रभाव क्या होता है, तो जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र निष्प्रभावी हो जाता है और अतः संक्रामक रोगों के प्रति वो अति संवेदनशीलता का अनुभव करता है। बच्चे का जो प्रतिरक्षा तंत्र है शरीर का वह निष्प्रभावी हो जाता है। इसका नामकरण कैसे किया गया है, तो बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा के लिए कीटाणु रहित जर्मलेस प्लास्टिक के बुलबुलों में उपचार के कारण, इंक्यूबेटर्स में उपचार के कारण इस रोग को हम लोग बबल रोग के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी SCID भी इसे कहा जाता है। किसे, तो बबल रोग को, या इसे एलिम्फोसाइटोसिस कहा जाता है। ग्लेंजमान रिनिकर सिंड्रोम क्या है, तो आपका बबल बेबी
सिंड्रोम का ही दूसरा नाम है। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। ग्लेन्समान रिनिकर सिंड्रोम, आपका SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, प्रतिरक्षा तंत्र के निष्प्रभावी होने के कारण बच्चों में यह रोग उत्पन्न होता है। ये सब चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आइए हीनता जन्य रोग या असंक्रामक रोग। यहाँ पर हीनता जन्य या अभावजन रोग क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बच्चों में उचित मात्रा में जब पोषण नहीं प्राप्त हो जाता है, पोषण की कमी हो जाती है, तो हीनता जन्य या अभावजन रोगों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर पोषण का याद रखिएगा, पोषण बराबर रूप से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं बच्चे, तो उन्हें हीनता या अभावजन्य रोग होता है। अब पोषण किससे होता है, तो खनिज, विटामिन और आवश्यक पोषकों की कमी से उत्पन्न होने वाला यह रोग है। कैंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कैंसर क्या है, कारण क्या है, तो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विकास के कारण असंगठित ऊतक वृद्धि। अपरूपांतरण की बात करेंगे, अपरूपांतरण तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अरूपांतरण है, ये ध्यान रखिएगा। कैंसर का 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और शरीर के एक हिस्से में सीमित कैंसर कोशिकाएं होती हैं स्टेज 1 में। स्टेज 2 की बात करेंगे, कैंसर कोशिकाओं का संक्रमित अंग के लिम्फ नोड तक पहुंच जाना, और तीसरा स्टेज है लिम्फ नोड द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचना, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ये आपका तीसरा स्टेज है। तीसरे स्टेज में लिम्फ नोड के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचा देना होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कैंसर जीन के बारे में, तो ओंकोजीन कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, और ओंकोजीन की सर्वप्रथम पहचान SRC के रूप में की गई थी, और यह आपका 1970 में SRC के रूप में ओंकोजीन की खोज की गई थी, और इसे सबसे पहले मुर्गियों में खोजा गया था, और उस मुर्गियों में रॉस सर्कोमा वायरस को ढूंढा गया था, जिसमें ओंकोजीन प्राप्त हुआ था। उपचार की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग रेडियो फास्फोरस P32 से कैंसर का उपचार करते हैं मनुष्यों में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, और आर्सेनिक 74, सभी के सभी रेडियोधर्मी समस्थानिक हैं, और इन समस्थानिकों का प्रयोग करके ही मनुष्यों में हम लोग देखते हैं कि कैंसर का उपचार किया जाता है, चाहे आपका P32 हो, कोबाल्ट 60 हो, आर्सेनिक 74 हो, और इनके माध्यम से ट्यूमर संसूचित करने में इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर मनुष्य को कैंसर है तो वहां पर एक ट्यूमर उत्पन्न होगा। ट्यूमर की पहचान के लिए कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74 और फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गोल्ड 198 समस्थानिक और इंटरफेरॉन अल्फा 2A गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। गोल्ड 198 और इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दा और रक्त के कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गठिया रोग की, जो कि एक रोग है, बुढ़ापे का एक प्रमुख रोग है गठिया रोग। और गठिया रोग का कारण क्या है, तो शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जोड़ों में असहनीय पीड़ा उत्पन्न होती है, और बढ़ती उम्र में गठिया होने की संभावना या आर्थराइटिस होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ड्रॉप्सी रोग की बात करेंगे तो हम लोग बराबर न्यूज में सरसों के तेल से ड्रॉप्सी रोग होने की बात पेपरों में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं। इसका कारण क्या है, तो सरसों के तेल में मिलावट, और यह मिलावट किसका किया जाता है, तो आर्जिमोन का तेल का मिलावट किया जाता है सरसों के तेल में, जिसके कारण ड्रॉप्सी रोग उत्पन्न होता है। और सरसों के तेल के साइनाइड अंश से यह होगा। उजला रंग करने वाली मिलावट, सरसों के तेल का जो रंग होता है उसे सफेद करने के लिए आर्जिमोन के तेल को मिलाया जाता है, ताकि लोगों को ज्यादा शुद्ध तेल वह लगे, ज्यादा अच्छा लगे। इसका प्रभाव क्या है, तो शरीर के मृदु ऊतकों या सॉफ्ट टिश्यूज को ड्रॉप्सी रोग प्रभावित करती है, और वहां पर जो हमारा मृदु ऊतकों में अतिरिक्त जल संचय के कारण अधिक जल संचित हो जाता है, जिससे कि सूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ड्रॉप्सी रोग का एक प्रमुख प्रभाव है। एंथोफोबिया की बात करेंगे तो इसका कारण क्या है, तो मानसिक रुग्णता के कारण असंगत तथा काल्पनिक भय, मानसिक रुग्णता के कारण असंगत और काल्पनिक भय एंथोफोबिया का कारण है। व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो ग्रीक शब्द है एंथोस। एंथोस का अर्थ होता है फ्लावर या फूल, तथा फोबॉस
जिसे हम लोग फियर के नाम से जानते हैं। तो एंथोस और फोबोस से मिलकर के यह शब्द बना एंथोफोबिया। प्रभाव क्या होता है? तो पुष्पों और पुष्पों के भागों से मनुष्य को भय उत्पन्न होता है। एंथोसफोबिया, एंथोफोबिया याद रखिएगा, फूलों से भय। ये आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, फूलों से भय। और ये प्रश्न पूछ सकता है कि फूलों से होने वाले भय को क्या कहा जाता है? तो एंथोफोबिया कहा जाता है। अब बातोत्माद, बातोत्माद की बात करेंगे, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कारण क्या है? तो तंत्रिका संबंधी यह रोग है। लक्षण क्या होता है? तो मूल रूप से घबराहट होने लगती है, बेचैनी और बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रभावित रोगी सामान्यतः युवा और अविवाहित महिलाएं जो होती हैं वो हिस्टीरिया या बातोत्माद रोग से प्रभावित होती हैं। और विशेष रूप से देखें तो शादी के उपरांत यह रोग स्वतः ही ठीक होने की प्रवृत्ति यह हमेशा देखी जाती है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर काफी ज्यादा जो प्रश्न दिए गए हैं, ये देखिए एक दो प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। एंथोफोबिया डर है पुष्पों का, सिलिकोसिस बीमारी है एस्बेस्टस के कारण। एस्बेस्टस के धूल से सिलिकोसिस की बीमारी होती है जो कि फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। पॉलिश हुए चावल से होने वाला रोग कौन है? बेरी, याद रखिएगा, बेरी पॉलिश हुए चावल से होने वाला रोग है। मनुष्य यह नहीं समझता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। वह पीड़ित किससे है? तो बुलिमिया नर्वोसा संबंधी उसे विकार है और यह समझ ही नहीं आएगा कि उसका पेट भर चुका है, अब उसे भोजन रोक देना चाहिए। बुलिमिया नर्वोसा याद रखिएगा, एक बार मैंने साइंस के एमसीक्यू में ये प्रश्न डाला भी हुआ है, या पॉलिश किए हुए चावल भी आपको मिल जाएंगे वहां पर। ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो रक्त में मिथेमोग्लोबिन के कारण यह रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम का प्रदूषणकारी बीमारी है। और ध्यान रखिएगा, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण, जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। अब बात करेंगे सिलिकोसिस की। सिलिकोसिस के कारण को देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग पूर्व में देख चुके कि धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाना, धूल कणों के साथ सिलिका का श्वसन के माध्यम से अंदर जाना इस रोग का प्रमुख कारण है। फेफड़ा इससे प्रभावित होता है और प्रभावित रोगी मूलतः निर्माण या खनन मजदूर हो सकता है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग वर्कर्स को सिलिकोसिस रोग उत्पन्न होता है क्योंकि उसे धूल भरे वातावरण में कार्य करना पड़ता है। एक है रोग आपका इटाई रोग। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण, ध्यान रखिएगा, कैडमियम की अधिकता के कारण इटाई रोग होता है और इसका खोज सर्वप्रथम जापान के टोयामा प्रांत में किया गया था। इससे प्रभावित अंग कौन है? तो हमारा रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और शरीर के जोड़ इससे प्रभावित हो जाते हैं, जिसके प्रभाव से जोड़ों में असहनीय पीड़ा उत्पन्न होती है। यानी अगर हम लोग बात करें, कैडमियम जब हमारे शरीर में अधिक होता है तो हमारे जोड़ों की यह पिटाई करने लगता है, जिसके कारण इस रोग को हम लोग इटाई रोग कहते हैं। जापान में पहली बार किसी के जोड़ों की पिटाई की गई थी। बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा वह रोग है या मनोविकार है मूलतः। लक्षण क्या है? तो कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन करना, यानी 5-5 मिनट पर एक थाली चावल बैठ करके खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या मैं खा रहा हूं, मुझे भूख है भी या नहीं है, कब खाना रोकना चाहिए। तो थोड़े थोड़े समय पर खाते रहना। और प्रभाव क्या है? तो वजन में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे रोगों से प्रभावित हो सकता है। बात करेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम की, ब्लू बेबी सिंड्रोम की, और इसे हम लोग अन्य रूप में कहें तो मिथेमोग्लोबिनेमिया के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। और इसका मूल कारण क्या है? तो हमारे पेयजल में, बच्चों के पेयजल में यदि नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और प्रभाव क्या पड़ेगा? तो नाइट्राइट के द्वारा शरीर में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर मिथेमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। प्रभावित रोगी कौन होता है? तो मूलतः नवजात शिशु ब्लू बेबी सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण बच्चे का सिर, शिशु का जो सिर होगा वह नीला पड़ जाता है और श्लेष्मा झिल्ली भी नीला पड़ जाती है। इससे प्रभावित अंग कौन है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम से बच्चे का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अब बात करेंगे सेरेब्रल पल्सी की, तो इसे हम लोग प्रमस्तिष्क अंगघात, प्रमस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात के रूप में सेरेब्रल पल्सी को जानते हैं। इसके कारण
मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर या जो संचलन नियंत्रण केंद्र है उसमें क्षति से होती है यह रोग। व्युत्पत्ति कैसे हुई है? तो सेरेब्रल या मस्तिष्क से जुड़ाव एवं पॉल्सी जो कि मांसपेशियों में कमजोरी होती है, इससे यह रोग का जुड़ाव है। और लक्षण की बात करेंगे तो मांसपेशियों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असामान्य मुद्रा हो जाती है यानी अष्टावक्र टाइप से मुद्रा हो जाएगी और बच्चे सही ढंग से चल फिर नहीं सकते हैं। प्रभावित रोगी जो होगा वह मुख्यतः अगर बात करेंगे तो गर्भस्थ, नवजात शिशु और 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे इस सेरेब्रल पॉल्सी से प्रभावित होते हैं और बच्चे का तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होने वाला महत्वपूर्ण अंग है। अब प्रमुख हीनताजन्य रोगों की बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एनीमिया एक प्रमुख हीनताजन्य रोग है जिसे हम लोग रक्तहीनता के नाम से भी जानते हैं और लोहे की कमी के कारण यह रोग होता है। और मूलतः अगर हम लोग देखें तो भारतीय स्त्रियों या महिलाओं में यह रोग हमेशा देखा जाता है। स्कर्वी की बात करेंगे तो विटामिन सी की कमी होने से स्कर्वी रोग होता है। ग्वाइटर या घेंगा रोग जो है यह आयोडीन की कमी से होगा। मैरेसम जो है आपका दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के अभाव होने से मैरेसम रोग उत्पन्न होता है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की अल्पता के कारण होने वाला बच्चों का एक प्रमुख रोग है। मुर्गियों में रिकेट्स रोग की बात करेंगे तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। मवेशियों का मैडकाउ रोग है, यह प्रियॉन्स नामक प्रोटीन के कारण आपका मैडकाउ रोग होता है। मधुमेह की बात करेंगे तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है और जीरोपैथेलमिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न है ये आपका दिया गया है प्रश्नोत्तर शैली में, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान रखना है वंशानुगत रोग के नाम है, फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित मानसिक जड़ता है ये, तो सारे यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे प्रश्नोत्तर शैली में भी महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज कि थैलीसीमिया के जो रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, हीमोग्लोबिन संश्लेषण इनका शरीर नहीं कर पाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक खनिज है? पोटेशियम, ये याद रखिएगा। पोटेशियम अल्पता, पोटेशियम की कमी होने से हमें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। पोटेशियम की अल्पता के कारण निम्न रक्तचाप की स्थिति उत्पन्न होती है। और बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो कि हृदयाघात से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और चिकित्सकीय भाषा की बात करेंगे तो गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से है। यदि पता चल जाए हमें कि व्यक्ति को हृदयाघात हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, तो समय यदि हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचाते हैं तो एक गोल्डन आवर होता है, उस क्षण तक अगर हम लोग पहुंचा देते हैं तो रोगी के बचने की संभावना बढ़ जाती है। लंबे समय तक यदि हम लोग उपवास रखते हैं तो हमारा प्रभावित होने वाला अंग कौन होगा? तो गुर्दा हमारा या किडनी हमारा प्रभावित होने वाला एक महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये वन लाइनर प्रश्न दिए हुए हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अल्जाइमर रोग पर। अल्जाइमर रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो हमारा मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से ग्रसित होता है। जर्मन मनोचिकित्सक डीए एलोइस अल्जाइमर के द्वारा इस रोग की खोज की गई थी। ध्यान रखिएगा, अल्जाइमर नामक एक जर्मन मनोचिकित्सक थे जिन्होंने इस रोग की खोज की थी, उनके नाम पर ही अल्जाइमर रोग इसे कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो बीटा एमिलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन इसका प्रमुख कारण होता है और इसके प्रभाव से स्मरण क्षमता जो होती है काफी क्षीण या काफी कमजोर हो जाती है। और प्रभावित रोगी जो होता है मूल रूप से 48 से 65 आयु वर्ग के लोग होते हैं या इससे अधिक उम्र के लोग अल्जाइमर रोग से पीड़ित होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है इसी रोग से पीड़ित हैं, अल्जाइमर रोग से। अभी बोलेंगे कुछ, बाद में कुछ और बोल देते हैं। प्रकार क्या है? तो वंशानुक्रम से प्राप्त ये एक रोग है और बढ़ती आयु में यह रोग बराबर हमें प्रकट होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारा यह रोग प्रकट होता जाता है। अगला है पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग का कारण क्या है? तो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण डोपामाइन का स्तर कम होना। और डोपामाइन और पार्किंसन रोग के संबंध के खोजकर्ता कौन थे? तो स्वीडन के आर्बिल्ड कार्लसन के द्वारा यह रोग की खोज की गई थी, तो इसी के लिए इन्हें 2000 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एल डोपामाइन याद रखिएगा,
डोपामाइन और पार्किंसन रोग के संबंध के खोजकर्ता कौन थे? तो आपका आर्विल्ड कार्लसन थे। और इस रोग की औषधि कौन है? तो एल डोपा, ध्यान रखिएगा, एल डोपा। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण जो डोपामाइन का स्तर होता है वह काफी शरीर में कम हो जाता है, और इसी खोज के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है, एल डोपा। और इस खोज के लिए कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पार्किंसन रोग से मूलतः हमारा तंत्रिका तंत्र ग्रसित होता है। लक्षण क्या है? तो हमारा संतुलन बिगड़ने लगता है, हम लोग सही ढंग से खड़े नहीं हो पाते हैं, और हमारा हाथ पैर जो होता है वह कांपने लगता है। अब आइए मीनामाटा रोग। मीनामाटा रोग की खोज सबसे पहले जापान के मीनामाटा खाड़ी में की गई थी। वहां उपस्थित मछुआरों के द्वारा मछली खाई जाती थी, और पता चला कि पारा के संक्रमण से वो मछलियां ग्रसित हैं, और इसी पारा के कारण मिनीमाटा रोग होता है। और पहली बार खोज की गई जापान की मिनीमाटा खाड़ी में, तो इसीलिए इसका नामकरण मिनामाटा रोग के कारण किया गया। पारा के विषाक्तन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, और यह जो रोग है ये मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रमुख लक्षणों की बात करेंगे तो शरीर के अंग, होंठ, जीभ आदि काम नहीं करते हैं, और आंखों से हमें धुंधलापन दिखाई देगा। हमारा जो मानसिक संतुलन होगा वह काफी बिगड़ जाता है, मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। अब आते हैं दृष्टि दोष पर। दृष्टि दोष की बात करेंगे तो एक दृष्टि दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म इसमें कहा जाता है, और इसका लक्षण क्या है? तो संपूर्ण दृश्यता में कमी आ जाती है। उपचार क्या है? तो बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके अबिंदुकता का उपचार मनुष्य करते हैं। मोतियाबिंद की बात करेंगे, कैटरैक्ट कहा जाता है। लक्षण क्या है इसका? तो आंख के लेंस का अपारदर्शी हो जाना, और इसका ऑपरेशन कर एक नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिससे यह लेंस जिससे कि हमारा आंख सही ढंग से देख पाता है। मायोपिया की बात करेंगे तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, बल्कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उपचार कैसे करेंगे? अवतल या कॉन्केव लेंस का प्रयोग करके मायोपिया का उपचार किया जाता है। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसे हम लोग दूरदृष्टि दोष या लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। इसमें पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, और इसका प्रयोग उत्तल लेंस का प्रयोग या कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके हाइपरमेट्रोपिया का इलाज किया जाता है। बात करेंगे डायबिटीज की, तो इसका कारण क्या है? हम लोग बराबर पढ़ चुके हैं, इंसुलिन का कम स्रावन के कारण ही डायबिटीज उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में हमारा शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? मधुमेह रोग के जागरूकता के लिए, तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर, याद रखिएगा, बाल दिवस 14 नवंबर और बाल दिवस विश्व मधुमेह दिवस दोनों के रूप में हम लोग मनाते हैं। आयुर्वेदिक उपचार की बात करेंगे तो मेथी के बीज और करी पत्ता के उपयोग के द्वारा हम लोग मधुमेह रोग का इलाज या उपचार कर सकते हैं। इंसुलिन का अध्ययन किसने किया था? तो बैटिंग और मैक्लॉयड ने इसका अध्ययन किया था, और इसी के लिए दोनों को 1923 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बेंटिंग और मैक्लॉयड के द्वारा। निदान क्या है? तो रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन करके इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब मधुमेह रोग का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में 3 लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। बीटा से आपका इंसुलिन स्रावन होता है। यदि बीटा कोशिका इंसुलिन का उत्पादन कम कर देती है तो कम इंसुलिन का रक्त वाहिनी और रक्त प्रवाह में प्रवेश होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो आपका अमाशय व आंत में भोजन का जो ग्लूकोज में परिवर्तन होगा, ग्लूकोज का रक्त वाहिनी और रक्त प्रवाह में प्रवेश हो जाता है। होगा क्या? कम इंसुलिन के कारण जो शरीर की कोशिकाएं हैं, शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज का उपयोग न कर पाना और रुधिर वाहिनी में ग्लूकोज का जमाव होते जाना, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर में शुगर बढ़ता जाता है। ग्लूकोज की बढ़ती मात्रा को ही हम लोग मूलतः शुगर के रूप में जानते हैं। चीनी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कुछ ये दिए गए हैं, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। अग्नाशय की बात करेंगे तो 3 कोशिका अल्फा बीटा डेल्टा, एक दिन में बोल दिया था गामा नहीं होगा, डेल्टा कोशिका होता है। अल्फा बीटा डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। और अग्नाशय कैसा है? बहिस्रावी ग्रंथि के साथ साथ अंतःस्रावी ग्रंथि भी इसे हम लोग कहते हैं। और इंसुलिन उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी प्रयोग, इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा,
इंसुलिन उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। और ये जीवाणु की बात करेंगे तो जीवाणु में प्लाज्मिड होता है, डीएनए का एक छोटा खंड को हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और प्लाज्मिड का रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस और एंजाइम द्वारा खंडन इसका हम लोग करते हैं, काटते हैं। और मानव में इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन का प्लाज्मिड में हम लोग प्रवेश करवा देते हैं, जिससे कि इंसुलिन जो होगा, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्लाज्मिड का पोषी जीवाणु में निवेशन होता है और फिर इसी प्रकार से हम लोग जीवाणु में विभाजन करवाते हैं और इंसुलिन का उत्पादन मनुष्य में प्रारंभ हो जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से आपका मधुमेह रोग को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, इंसुलिन का पुनः उत्पादन करवा सकते हैं मनुष्य के शरीर में, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला है ल्यूकेमिया का कारण क्या है, तो WBC की संख्या में बढ़ोतरी ल्यूकेमिया का कारण है। रक्त कैंसर का उपचार क्या है, तो कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक कौन है, तो आर्सेनिक 74 है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, तो इंफ्रारेड है। ऑन्कोजीन संबंधित किससे है, तो कर्क या कैंसर रोग से, कैंसर रोग को ही कर्क रोग भी कहा जाता है। और इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के नियंत्रण के लिए। इसके अतिरिक्त ये अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा इसे। अब आते हैं हार्ट अटैक पर। हार्ट अटैक की बात करेंगे, हार्ट अटैक की बात करेंगे तो इसका कारण क्या है, तो तंतु उत्तकों में, तंतु उत्तकों जो फाइब्रियस टिश्यूज में चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है तथा लिपिड पदार्थों का जमा हो जाना तंतु उत्तकों में, तंतु उत्तकों में ये जो देख रहे हैं हम लोग, आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड पदार्थों का जमा हो गया, जिससे जो हमारा रक्त का प्रवाह है वह अनियमित हो गया है, रक्त के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। ये आपका जो हमारा लिपिड और कोलेस्ट्रॉल है इसके परिणाम स्वरूप रक्त के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस स्थिति को तंतु उत्तकों में चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड पदार्थों के जमा होने की स्थिति को एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है इस अवस्था को। इसमें हृदय धमनियों में रक्त का थक्का बनता है और बढ़ावा देने वाले कारण क्या है, तो मोटापा, हाई टेंशन, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान और वसा युक्त आहार जो है ये इसके प्रमुख कारण है। निदान क्या है, तो कैथ लैब इसका प्रमुख निदान है, किसका, तो हार्ट अटैक का, ये ध्यान रखिएगा। प्रभावित अंग कौन होता है हार्ट अटैक से, तो हमारा हृदय हार्ट अटैक से प्रभावित होने वाला प्रमुख अंग है। और उपचार के लिए औषधियां क्या है, तो रुधिर स्कंदन रोधी औषधियां, एंटी कोगुलेंट औषधि इसमें दी जाती है ताकि हमारा रक्त का प्रवाह जो है वो बेहतर तरीके से बन सके। और इसके लिए हम लोग एस्पिरिन का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। एस्पिरिन मूलतः रक्त को पतला करने के लिए इसे बनाया गया था, जो कि हम लोग सर दर्द में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। शल्य चिकित्सा की बात करेंगे तो हृदय की बाईपास सर्जरी की जा सकती है और हृदय की धमनी में शरीर से दूसरी धमनी जोड़ना इसका प्रमुख इस बाईपास सर्जरी में होता है। छाती की मेमोरी धमनी हो गया, हाथ से रेडियल धमनी हो गया, यानी विभिन्न प्रकार की जो धमनियां हैं उसे हम लोग हृदय धमनी में शरीर से दूसरी धमनी को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पीलिया जॉन्डिस की, तो इसे पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, महाभारत में जो युधिष्ठिर जो 5 पांडव थे उनके पिता का नाम था पांडु, पांडु जो थे उन्हीं को यह रोग हुआ था, तो वहां से यह पांडु रोग के नाम से जाना जाता है। इसे पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है। प्रभाव क्या है, तो यकृत या लीवर खराब होना, मृत्यु तक हो सकती है पीलिया रोग से। और लक्षण की बात करेंगे तो मूत्र पीला हो जाएगा, हमारा शरीर पीला हो जाता है, मूत्र पीला होने के साथ साथ बाद में हरा भी हो जाता है। त्वचा और नेत्र हमारे पीले पड़ने लगते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है पीलिया से, तो लीवर। और कारण क्या है, तो रक्त में बिलिरुबिन का शरीर में अत्यधिक मात्रा में फैलना, बिलिरुबिन के कारण ही हमारे शरीर में जॉन्डिस रोग का कारण होता है। और बिलिरुबिन कब बनेगा, जब यकृत पित्त का निर्माण नहीं करेगी। यकृत जो है इसी पित्त का निर्माण इसी बिलिरुबिन से करती है, और जब पित्त का निर्माण नहीं कर पाती है यकृत यथेष्ट मात्रा में, तो बिलिरुबिन हमारे शरीर में फैल जाती है, जिसे हम लोग पीलिया रोग के नाम से जानते हैं। क्लोन भेड़ डॉली की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्लोनिंग के माध्यम से भेड़ का विकास किया गया था। यहाँ पर तो हम लोग पूरा चीज इसे देख नहीं सकते, तो ध्यान रखिएगा, इसे 2 चीजों पर ध्यान रखिएगा। इयान
यान बिलमुट एक वैज्ञानिक थे, जेनेटिक इंजीनियर थे। यान बिलमुट के द्वारा इसका सबसे पहली बार क्लोन किया गया था, बिलमुट बिलमुट के द्वारा। और जो भेड़ उत्पन्न हुई थी इसका नाम रखा गया था डॉली। डॉली पहली क्लोन भेड़ थी और यह आनुवांशिक रूप से जन्म लेने वाली पहली भेड़ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ प्रश्न यहाँ पे मिल जा रहे हैं। एनोसीमिया, एनोसीमिया कहते हैं गंध संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एनोसीमिया गंध संवेदना की कमी को कहते हैं। हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन है? तो हमारा मस्तिष्क। इंटरफेरोन की बात करेंगे क्या है? तो शरीर में विभिन्न रोगाणुओं के विरुद्ध रक्षात्मक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला प्रोटीन क्या है? इंटरफेरोन है। ल्यूकेमिया क्या है? तो यह रक्त कैंसर है। ल्यूकोडर्मा क्या है? तो यह सफेद दाग वाला त्वचा रोग है। हल्द्वानी में डीआरडीओ की प्रयोगशाला रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER द्वारा विकसित ल्यूकोडर्मा के इलाज हेतु औषधि क्या है? तो ल्यूकोक्सिन, ल्यूकोक्सिन नामक एक औषधि का निर्माण डीआरडीओ की रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए। एनेसीमिया या अघाड़ता संबंधित है, सूंघने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी कौन सा पदार्थ है? तो ध्यान रखिएगा, नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी पदार्थ फ्लोराइड है। मिनीमाटा रोग पारा के द्वारा होता है, पारा के विषाक्तन के कारण होता है। एलर्जी के कारण उत्पन्न बीमारी क्या है? अस्थमा। अस्थमा जो है आपका एलर्जी से होती है, ये खांसने लगते हैं लोग। इटाई इटाई रोग हम लोग देख ही चुके हैं कि जोड़ों की पिटाई कैडमियम के द्वारा की जाती है, इसीलिए इटाई इटाई रोग होता है। केवल दूध, अंडा और रोटी खाने से होने वाला रोग कौन है? तो स्कर्वी रोग। ल्यूकोक्सिन नामक औषधि का इस्तेमाल होता है किसमें? तो ल्यूकोडर्मा के इलाज में डीआरडीओ के द्वारा खोजा गया था। बच्चों में प्रोटीन न्यूनता के कारण होने वाला रोग कौन है? तो मेरेस्मस। अबिंदुकता एक बीमारी है, कहां पर? तो आंखों की। निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो अवतल लेंस के द्वारा। रेटिना अपवृद्धि तो अग्र मस्तिष्क पश्च की बात करेंगे, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब पूर्व में हम लोग। ब्राइटस रोग प्रभावित किसे करता है? तो ब्राइटस रोग आपके गुर्दा को प्रभावित करेगा। ब्राइटस रोग गुर्दा को प्रभावित करता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किसमें किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है रक्तस्राव। कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या है? रक्तस्राव। और कलाय खंज का रोग होता है किससे? तो अधिक मात्रा में खेसारी दाल खाने से कलाय खंज रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये वन लाइनर प्रश्न है। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो स्लीप एपनिया है, स्लीप एपनिया है निद्रा संबंधी विकार। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा क्या है? तो एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग या फेफड़े से संबंधित रोग है इम्फाइसीमा। औषधीय कैप्सूलों का बाह्य आवरण निर्मित होता है किससे? तो मांड से। स्टार्च से जो हमारा कैप्सूल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर में दवाई होती है, वो मांड से निर्मित होता है। लीवर सिरोसिस का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक शराब का सेवन, मदिरा का सेवन या शराब का सेवन करने से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस संबंधी किससे है? इतना बड़ा नाम है, बताइए। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, अरे सीधा बोल देता मुंह आ गया है। अगर हम लोग देखते हैं हमारे मुंह में छाले आ जाते हैं और बाद में मुंह के अंदरूनी भाग कठोर हो जाते हैं, मुंह में छाले आने को हम लोग बोलते हैं हम लोगों का मुंह आ गया है। ये बिहार में हमेशा बोला जाता है कि मुंह आ गया है। तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इसे कहा जाता है, मुंह से यह संबंधित रोग है। खुजलाने से खाज मिटती है, प्रतिहिस्टामिन रसायन का उत्पादन बढ़ने से। प्रतिहिस्टामिन रसायन बढ़ जाता है तो इसी से खाज क्या हो जाता है? मिट जाता है। अब यहाँ पर रक्त की बात करेंगे। रक्त क्या है? तो संयोजी उत्तक है। केंचुआ में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। केंचुआ में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। स्पिग्मोमैनोमीटर से हम लोग रक्तदाब मापते हैं। आरएच कारक किससे प्राप्त हुआ है? तो रीसस फैक्टर, रीसस नामक बंदर से। एंटीजन क्या है? तो प्रतिपिंड या प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करने का कार्य प्रतिजन करते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो मानव रक्त की श्यानता का कारण कौन है? तो प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न आप लोगों के लिए। गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। यकृत किसका उत्पत्ति करती है? तो यूरिया की उत्पत्ति का कार्य करती है। एंजाइम क्या है?
तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन टाइलिन आपका लार ग्रंथि में होता है, ट्रिप्सिन अग्नाशय में, और अमाशय प्रोटीन का पाचन। ये ध्यान रखिएगा, पेप्सिन जो है आपका अमाशय में उत्पन्न होता है। गैस्ट्रिन की बात करेंगे तो गैस्ट्रिन आपका हार्मोन है और अमाशय के जी सेल्स तथा ग्रहणी में गैस्ट्रिन उत्पन्न होता है। अमाशय की बात करेंगे तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मानव रोग से संबंधित आज का यह लंबा चौड़ा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को उपयोगी और लाभकारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। साथ ही साथ हमारा जो बायोलॉजी का सेक्शन है वो आज यहीं पे समाप्त होता है। इसका एक मैराथन वीडियो में आप लोगों को डाल दूंगा, हिस्ट्री की तरह, एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया की तरह, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी हो जाएगा। एक बार में 7-8 घंटे में पूरा बायोलॉजी कवर कर लेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।